स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। नीट 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड कितना होता है। ऑप्शन दिया था 8634। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसके आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे डायमंड की बात जब चली गई है, वैसे भी आप सोचिए कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है डायमंड हम सभी लोगों को। तो इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें भी जान लिया जाए, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायमंड कैसे होता है, किससे मिलता जुलता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, और इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम देखा जाए पर यूनिट सेल में तो वो कितना होता है, दैट इज कॉल्ड जेड, जिसकी जिसका इस्तेमाल हम लोग डेंसिटी निकालने में किया करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर, इसका फोटो। तो यहां देखिए, ये जो है हमारे पास, ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हमारे पास दिया गया ये। इसमें जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, ये है आपका टेट्राहेड्रल वाइड, और ये जो है ये कॉर्नर का कार्बन है, कॉर्नर का, और ये जो है आपका फेस सेंटर का, फेस सेंटर का ये है कार्बन एटम। हम जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो हर जगह का क्या होगा, कार्बन होगा। तो आइए हम लोग अब इस फोटो से समझ लेते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ होगा इसमें। तो कार्बन जो है वो होगा फेस सेंटर पे, जैसा कि हम लोग देखें, कार्बन होगा फेस सेंटर पे। उसके बाद जो है कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा, और कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वाइड में, यानी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। देखिए टोटल ग्रीन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है क्यूब में, 8 होता है। तो 4 ही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे कि जो यहां पहला लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायमंड, तो डायमंड किस में क्रिस्टलाइज होता है, तो देखना होगा। तो लिखेंगे डायमंड क्रिस्टलाइज, डायमंड क्रिस्टलाइज इन जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। डायमंड जो है वो जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। अब ये क्या होता है जिंक ब्लेंड, आइए देखते हैं। जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड दो में क्रिस्टलाइज होता है बच्चों। एक होता है आपका जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, और दूसरा जो होता है वो उर्टजाइट में होता है, उर्टजाइट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। तो जिंक ब्लेंड में क्या होता है, मोटी मोटी बातें कर ली जाए। देखिए हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो बस आप बने रहिए, देखते रहिए, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो सल्फाइड आयन कहाँ जाता है, ये जाता है एफसीसी में, और एफसीसी बोले तो कितना होता है, 4, और 4 बोले तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड और 8 टेट्राहेड्रल वाइड होता है। और ये जिंक आयन जो है ये कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड में, यानी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है। ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है।
यानी आपको डायमंड पढ़ने से पहले आपको जिंक ब्लेंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप डायमंड के स्ट्रक्चर पर कमांड कर पाएंगे आप। अब देखिए यहां पे अगर निकाला जाए जेड, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल निकाला जाए, पर यूनिट सेल किस केस में, जिंक ब्लेंड के केस में, तो सल्फाइड आयन टोटल कितने मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सल्फाइड आयन, देखिए सल्फाइड आयन कहाँ पे है, एफसीसी में है। तो एफसीसी मतलब फेस और कॉर्नर पे है, जिनका नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। देख लीजिए तो सल्फाइड है वो कितना है 4, तो 4 सल्फाइड आयन मिल जाएंगे हमको, ठीक है। और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, जहां देख रहे हैं आप टेट्राहेड्रल वाइड टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर एफसीसी में 4 पार्टिकल हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट में है, तो कितने हो गए 4। तो 4 जो है Zn+2 हो जाएगा। अब चूंकि आयनिक कंपाउंड है इसलिए 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, और ये बन जाएगा जिंक सल्फाइड। तो Z की वैल्यू यहां से हमारी निकल के आ गई 4। किस केस में, जिंक ब्लेंड के केस में, ठीक है। उर्टजाइट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जिंक सल्फाइड का दूसरा जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है आपका उर्टजाइट। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए देखिए ये कर लेते हैं Zn+2 और ये कर लेते हैं S-2। तो जैसे जिंक ब्लेंड में सल्फाइड कहाँ गया था, एफसीसी में गया था, यहां देखिए ये जो है एफसीसी में गया था। उसी तरह जो वुडजाइट होगा, ये किसका हम बता रहे हैं, वुडजाइट का। वुडजाइट में सल्फाइड आयन जाता है HCP में, और HCP में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं 6। जैसे FCC में 4 होते हैं तो ऐसे SCP में 6 होंगे। और जैसे ही 6 मिलता है, जैसे ही पार्टिकल मिलते हैं तो उसका उतने के बराबर क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, और इसका दूना क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये हो गया। और जिंक आयन कहाँ होगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कितने हो गए ये 6। तो इसका जेड निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, इसका जेड आ जाएगा, देखिए हम यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ बताते हैं। देखिए कितने सल्फाइड आयन मिल रहे हैं यहाँ पे, टोटल जो सल्फाइड आयन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 6। तो सल्फाइड आयन कितने मिल रहे हैं 6, तो 6 सल्फाइड आयन हो गया। अब प्लस कितने जिंक आयन आ गए 6, ऑल्टरनेट है ना, टोटल 12 है। देखिए तो ऑल्टरनेट है तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 क्या हो गया Zn+2। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 जिंक सल्फाइड। तो वुडजाइट में जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है 6, और जिंक ब्लेंड में होती है आपका 4। तो ये चीज आप देख लीजिए यहाँ से, देखिए Z = 4 जिंक ब्लेंड टाइप में, और वुडजाइट टाइप में जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल आएगा यानी जेड आएगा वो 6 के बराबर आएगा। अब हम यह क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं जिंक सल्फाइड का ब्लेंड और वुडजाइट स्ट्रक्चर, क्योंकि डायमंड क्रिस्टलाइज इन जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। तो जब आप जिंक ब्लेंड को समझेंगे तभी तो आप डायमंड को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए तो जिंक सल्फाइड में जिंक ब्लेंड लेते हैं तो Zn+2 हो जाएगा और S-2 हो जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा था, FCC में, ये कहाँ जा रहा था, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में। तो उसी तरीके से डायमंड लीजिए आप यहाँ, तो डायमंड को ऐसे जब करेंगे तो 2 तरीके कार्बन आपको मिलेंगे। जैसे आप जिंक सल्फाइड को ब्रेक किया, देखिए Zn+2 S-2, वैसे डायमंड के 2 पार्ट करिए तो उन दोनों पार्ट में क्या होगा, कार्बन ही कार्बन मिलेगा, क्योंकि डायमंड एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना।
तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ये वाला देखते हैं पहले, ये कहाँ जा रहा है, एफसीसी में जा रहा है ना। और जैसे ही एफसीसी में गया तो कितने पार्टिकल आ गए, 4, तो 4 क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल, और 8 क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल। और ये वाला जो कार्बन होगा ये जाएगा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो टोटल कितने हैं, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो अगर हम सारे फेस सेंटर से देखिए, सारे फेस सेंटर से हम कार्बन को लें, फेस और कॉर्नर से यानी एफसीसी से लें, यानी फेस और कार्बन से लें, तो कितना आ जाएगा, 4। कॉर्नर, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन, कॉर्नर, कॉर्नर से लेंथ कितना आ जाएगा, 4 कार्बन। ये कहां से हमने लिया, एफसीसी से, प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल से कितना मिल जाएंगे, 4। ये कहां से मिलेंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी है कि 4Zn+2 4s-2 4 जिंक सल्फाइड बन गया। ये तो कोवेलेंट है, इस पे चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन प्लस 4 कार्बन कितना हो गया, 8 कार्बन। तो जो इसका नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल यानी जेड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 8। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायमंड, डायमंड किस में क्रिस्टलाइज होता है, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। जिंक ब्लेंड में जेड की वैल्यू कितनी आती है, 4, लेकिन डायमंड के केस में कितनी आती है, 8। ये बात हम लोग समझ गए। अब आइए कुछ बात और करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपका ये वाला जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है जो टेट्राहेड्रल वाइड में कार्बन है ना, तो यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये देखते हैं। यानी जो ये ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है, ये कितने से जुड़ा हुआ है ये देखते हैं, है ना। ये वाला, ये देखिए ये वाला कितने से जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसको देखते हैं, इस वाले को। तो ये जो है एक कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, देखिए एक कॉर्नर से जुड़ा है, और ये क्या है, फेस सेंटर है ना, ये फेस सेंटर है। और उसके बाद यहां जुड़ा है, देखिए इस वाले से जुड़ा है, ये भी एक फेस सेंटर है, और यहां जुड़ा हुआ है, ये भी एक फेस सेंटर है। चलिए फिर से देखिए, नहीं समझ में आया आप लोगों को, फिर से देखिए। ये हरा वाला जो कार्बन है जो कि टेट्राहेड्रल वाइड में बैठा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है फेस सेंटर से, तो एक फेस सेंटर हो गया। उसके बाद जो है यही हरा वाला जो है यानी कार्बन, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो फेस सेंटर है टॉप पे। जो इस क्यूब का जो टॉप है भैया, ये वाला, ये इससे जुड़ा है, तो एक फेस सेंटर ये हो गया, एक फेस सेंटर ये हो गया, दो हो गया। और देखिए यही हरा वाला जो है यहां भी जुड़ा हुआ है, ये कहां पे है, इसका फेस सेंटर है, देखिए ये जो है ना, इसका फेस सेंटर है ये। तो 3 फेस सेंटर से जुड़ा हुआ है, और इससे भी जुड़ा हुआ है, इस वाले से। तो क्या है, 1 कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। तो अब बात समझ में आई कि एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर से जुड़ा हुआ है आपका टेट्राहेड्रल। तो आइए कुछ बातें और बताता हूं इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि टेट्राहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होता है। टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म्ड बाय। तो आज के बाद आप जान गए कि टेट्राहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होता है। ये टेट्राहेड्रल वाइड है तो कैसे फॉर्म होता है, ये पार्टिकल जो फेस सेंटर पे है, ये वाला देखिए इस फेस का जो सेंटर है वो ये है, तो एक फेस सेंटर, दो फेस सेंटर, और 3 फेस सेंटर, है ना। 3 फेस सेंटर हो गया, और ये वाला देखिए ये वाला जुड़ा है ना इससे, यहाँ एक कॉर्नर है। तो आप कह देंगे टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म्ड बाय 3 फेस सेंटर प्लस 1 कॉर्नर।
तो ये चीज आज आप जान गए कि टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म होता है, 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर से मिलके बनता है। दूसरी चीज आप यहीं पे जान गए कि जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में जो जिंक आयन होता है, इन केस ऑफ जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक आयन जो हरा वाला पार्ट है ना, वो जिंक आयन होगा जिंक ब्लेंड टाइप में, क्योंकि वो वाइड में होता है ना, टेट्राहेड्रल वाइड में। तो इन केस ऑफ जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक आयन इज कनेक्टेड थ्रू या कनेक्टेड विद 3 फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर, और फेस सेंटर पे कौन होता है, सल्फाइड आयन, एंड 1 कॉर्नर, 1 कॉर्नर, और कॉर्नर पर भी क्या होता है, सल्फाइड आयन, है ना। अच्छा, तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि जिंक आयन जो है किससे किससे जुड़ा होता है, तो 3 फेस सेंटर से जुड़ा होता है और एक कॉर्नर से जुड़ा होता है, यानी टोटल 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा होता है ना। एक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल के आ गया ना इससे, तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट पड़ोसी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 4। एक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन से जुड़ा हुआ है, एंड वाइस वर्सा, एक सल्फाइड 4 जिंक आयन से भी कनेक्टेड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 4। लेकिन अगर हम बात करें इसी का डायमंड के केस में, तो इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड the face and corner carbon, the face and corner carbon, डायमंड में कार्बन कार्बन होगा, इन केस ऑफ डायमंड द फेस एंड कॉर्नर कार्बन डू नॉट टच ईच अदर, टच ईच अदर, आपस में टच नहीं होते। ओनली द कार्बन, ओनली द कार्बन which is present, which is present in tetrahedral wide will touch the वही 3 फेस सेंटर कार्बन, 3 फेस सेंटर कार्बन एंड 1 कॉर्नर कार्बन, 1 कॉर्नर कार्बन। समझ में आ रहा बात, वही बात घूम फिर के बार बार आ रही है, 3 फेस सेंटर वाले कार्बन को टच करेगा और 1 कार्बन जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट हो उसको टच करेगा। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा डायमंड के केस में भी वो होगा आपका 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका निकालना है, तो देखते हैं कितने टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं हम लोगों के। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायमंड हो गया, जिंक ब्लेंड टाइप में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 4। अब हम, अच्छा ये भी निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली थी 8, ये भी हो चुका है। अब हमारा अगला टारगेट होगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो आइए देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी, तो डायमंड जो है वो 3D में होता है, डायमंड जो होता है वो किस में होता है, 3D में होता है।
तो जब भी 2D में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो तो एरिया लेते हैं, और 3D में निकालनी होती है तो डायमंड जो क्या है 3D है, तो जब 3D होता है तो इसमें क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं ना, वॉल्यूम। ये चीज याद रखिएगा। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, यानी जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय क्यूब, ए क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब जेड कितना आ गया था 8, इंटू क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इंटू 100 भी कर ही लेते हैं, एफिशिएंसी निकालनी है। फ्रैक्शन निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए ए और आर में रिलेशन चाहिए। एज लेंथ और रेडियस ऑफ द कार्बन एटम में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रिलेशन। तो देखिए ऐसे होता है ना, इस तरीके से, ये देखिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, और ये आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं इसके बाद से। देखिए ये होता है आपका बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल है ना, और बॉडी डायगोनल का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है a√3, a√3 है ना। देखिए दो डायगोनल हमें याद होने चाहिए, एक होता है फेस डायगोनल जिसकी लेंथ होती है a√2, जो ये वाला होता है, ये वाला फेस डायगोनल, इसकी लेंथ होती है a√2, ठीक है। और जो बॉडी डायगोनल होती है उसकी लेंथ होती है a√3। अब हम इस ये नहीं बताएंगे ये कहां से आया है, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, या फिर आप कहेंगे तो हम दूसरा वीडियो बना के बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बॉडी डायगोनल की लेंथ बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि बॉडी डायगोनल पर ही जो है टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका बॉडी सेंटर है और ये है कॉर्नर। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के जो ठीक बीचों बीच में है ये वाला, यहाँ पे पहला टेट्राहेड्रल वाइड होता है, यानी जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो ये होगा आपका, ये है आपका टेट्राहेड्रल वाइड, ओके। और इस टेट्राहेड्रल वाइड से, यानी ये जो टेट्राहेड्रल वाइड है ये कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है ना, कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, और साथ ही साथ इसको भी टच कर रहा है, यहाँ जो फेस सेंटर इसको भी टच कर रहा है, इस फेस सेंटर पे जो उसको भी टच कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम आसानी से कौन सी वैल्यू जानते हैं। देखिए तो आसानी से जो हमें वैल्यू याद है वो है a√3 बॉडी डायगोनल। तो ये बताइए इस कॉर्नर से इस बॉडी सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से यहाँ a√3/2 हो जाएगी, a√3/2। और जो टेट्राहेड्रल वाइड का जो सेंटर है वो है क्या आपका, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के ठीक बीचों बीच में। तो a√3/2 हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया a√3/2। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, या यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a√3/4। और ये देखिए ये आपका r हो जाएगा और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा r, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू हो जाएगा a√3/4, a√3/4।
ये क्या है a√3/4, यहां से ये वाला जो है ना, ये टेट्राहेड्रल वायर से कॉर्नर के बीच की दूरी है ना, आई बात समझ में। तो 2r इज इक्वल टू a√3/4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू हो गई a√3/8। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 8 × 4/3 पाई, r की वैल्यू रख देते हैं a√3/8 का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 34%। ठीक है, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हो गई हमारी 34%। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।